Hello students. Because last class हमारी जो question we discussed the realization. Now it's the writing practice question that how to write an answer. क्योंकि ये एक बहुत important element है कि हम content हमारे पास होता है, हमारे पास sufficient knowledge होती है, हमारे पास examples होती हैं, हमारे पास cases होते हैं. मतलब अगर एक इंडिविजुअल बंदा है तो अगर वो बुक रीडिंग भी कर रहा है, बुक रीडिंग के अलावा वो रिसर्च भी करता है अपनी और डिफरेंट नोट्स को भी रिव्यू करता है. सो देयर इज लॉट ऑफ स्टफ जो हमारे पास होता है, लेकिन एक्चुअली उस ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा है और हमारा जो कंटेंट है हमें वो डिलीवर करना है टू द एग्जामिनर. और एग्जामिनर को हम जो डिलीवर कर रहे हैं तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने एक लाइन लिखी है, दैट इज द ओनली मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज राइटिंग. हम राइटिंग के अलावा जो है वो किसी चीज को फोकस नहीं कर सकते. अगर मुझे पास नॉलेज है, मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मुझे एनालिसिस आती है, द ओनली मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज राइटिंग. मैं अपनी नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर के थ्रू राइटिंग के थ्रू बता सकता हूँ. तो दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स. असेसमेंट जो है हमारे पास दैट इज सीआई. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये कि एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है एक आंसर स्क्रिप्ट के अंदर, चाहे वो P2 की हो, चाहे वो P1 की हो, या फिर हमारे पास E2 लेवल P3 की हो, तो वहां पे एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसका एम क्या है, व्हाई द एग्जामिनर, व्हाई द बोर्ड इज कंडक्टिंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम, और वो क्या आंसर्स के अंदर डिमांड कर रहा है फ्रॉम द कैंडिडेट्स. तो हमारे पास यहाँ पे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स. अब फॉर एग्जांपल लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है आउटकम मतलब रिजल्ट. लर्निंग आउटकम, लर्निंग इज द होल प्रोसेस जिसके पूरे साल के अंदर आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं, नोट्स को रिव्यू करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं. तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज लर्निंग प्रोसेस. इस लर्निंग प्रोसेस को एग्जामिनर असेस करता है ईयर एंड में थ्रू सीआई एग्जाम. एंड सीआई एग्जाम के अंदर वो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि यहाँ पे ये सारी चीजें मुझे कैंडिडेट के आंसर में देखनी चाहिए. दीज आर नोन एज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स. तो सबसे पहले जो हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज नोन एज AO1 एंड दैट इज नोन एज नॉलेज of the candidate, knowledge plus understanding. अब हमारे पास पूरा करिकुलम है from introduction to business environment and strategic management. तो हमारे पास यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक है. हमारे पास कंटेंट ही कंटेंट है जिसके अंदर HRM है, मार्केटिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, ऑपरेशंस है. तो ये सारे के सारे हमारे पास कंटेंट है. एग्जामिनर P3 के अंदर हमारा जो P3 पेपर होता है एक्चुअली उसके अंदर एग्जामिनर हमारे पास एक केस स्टडी given या एग्जामिनर केस स्टडी प्रोवाइड करता है which covers the whole business situation. वो different aspects पे जा रही है. उसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है, जिस कंट्री के अंदर है तो वहाँ की क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसकी इन्फ्लुएंस का बिजनेस एक्टिविटी क्या है, बिजनेस का ऑपरेशन क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, ऑपरेशनल प्लान क्या है, या फिर उसकी अगर फॉर एग्जांपल कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो उसकी स्ट्रेटजीज क्या है. तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम में फोकस कर रहा हूँ. तो केस स्टडी कवर्स द होल बिजनेस सिचुएशन, और इस बिजनेस सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को क्या कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं. और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है वो केस के अंदर हमें दिख रही होती है कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है. तो वहाँ पे XYZ कोई भी गिवन नेम होगा, ABC गिवन केस होगा, उसके अंदर जो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या कर रही होगी, अलाइन हो रही होगी. दैट इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1. अब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 का मतलब यहाँ पे ये कि जब एग्जामिनर के अंदर आप क्वेश्चंस देता है तो उसके अंदर जब आप अपना आंसर अटेंड करते हैं तो आप सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. सफिशिएंट नॉलेज का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस की अगर बात की जाए तो व्हाट इज फाइनेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस क्या है. फाइनेंस मॉनेटरी अमाउंट जो कि हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, लोकल हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, या फिर हमारे पास कोई भी स्केल ऑफ ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा हो. तो फाइनेंस इज द मॉनेटरी अमाउंट फॉर जो कि रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस. तो अब फाइनेंस क्यों रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, स्ट्रैटेजी चेंज के लिए. दीज आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर द फाइनेंस. तो ये हमारे पास नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है सबसे पहले कि आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक की या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉलेज होनी चाहिए. Going back to the second assessment objective, that is known as AO2, that is known as application. एप्लीकेशन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है P2 के अंदर और हमारे पास P3 के अंदर. P1 के अंदर एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन P2 P3 के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी वजह से क्योंकि वहां पे हमारे पास डाटा रिस्पांस और केस स्टडी गिवन होती है. P1 के अंदर एज सच की एप्लीकेशन होती है, लेकिन अगेन वहां पर कुछ बिजनेस सिचुएशन गिवन है, होटल बिजनेस है, एयरलाइन बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. सो यू हैव टू अस्यूम ऑल द फैक्टर्स फ्रॉम योरसेल्फ कि क्या-क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं.
जैसे उसके अंदर मैं कहता हूँ कि बच्चों को कि कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो अज्यूम कर लो टोयोटा होंडा, कैसा लीगल स्ट्रक्चर होगा, किस स्केल ऑफ ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे, कैसे ऑपरेशन लाइंस होगी, ये सारे फैक्टर्स खुद से अज्यूम करने पड़ते हैं। लेकिन P2 P3 के अंदर तो डाटा रिस्पांस और केस स्टडी प्रोवाइडेड है। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट इसकी वजह से क्योंकि इसी की बेसिस पे आप थर्ड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव पे जाओगे। लेकिन एप्लीकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लिंक करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को, लिंक करो, अप्लाई करो योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज विद द गिवन बिजनेस सिचुएशन एंड द केस स्टडी। तो यहाँ पर क्या करो, सिंपली इस चीज को लिंक करो, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन। आप अपनी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करो। अब जैसे एप्लीकेशन होगी तो क्या हर बिजनेस सिचुएशन दूसरे बिजनेस सिचुएशन से सेम है? नहीं, वेरिएशन है। हर बिजनेस टू बिजनेस सिचुएशन वेरी करेगी। इवन यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, दो जो हमारे पास है मोस्ट पोटेंशियल राइवल्स हैं, या फिर हमारे पास क्लोज सब्सिड्यूट्स प्रोडक्ट्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगेन यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की सिचुएशन दोनों भी दूसरे बिजनेस से क्या है, डिफरेंट है। तो एप्लीकेशन के अंदर आपको अपनी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को लिंक करना है विद द गिवन बिजनेस सिचुएशन। Then moving on to the third assessment objective, which is the most important assessment objective in P3, that is known as analysis. अब analysis यहाँ पे क्या होगा? एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि केस स्टडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा गिवन नहीं होता, there is quantitative data from the side of examiner as well. जिसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मार्केटिंग, एचआरएम, ऑपरेशंस, इन सब की बात होगी। बिजनेस की वहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, सच एज अकाउंटिंग परफॉर्मेंस के बारे में हमें बता देंगे, ये इनकम स्टेटमेंट क्या है, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो एनालिसिस के अंदर आपको क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों के एनालिसिस करने हैं। यहाँ पे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक बच्चों की तरफ से ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा के कंपैरिजन करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, और दे कंप्लीटली मिस आउट द एनालिसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वालिटेटिव डाटा प्लस क्वांटिटेटिव डाटा दोनों का एनालिसिस करना है। दैट मीन्स यहाँ पे आप प्रोज एंड कॉन्स को कंसीडर करेंगे, उसकी वहाँ पे जो इम्पैक्ट होंगे उसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं पहले बिजनेस डिसीजन उसे आप डिस्कस करेंगे, और फिर यहाँ पे कॉजेस भी करेंगे। तो ये सारे इम्पैक्ट एंड कॉजेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विल लीड टू द डेवलप्ड एनालिसिस। और हमारे पास डेवलप्ड एनालिसिस के ही मार्क्स होते हैं, एनालिसिस के मार्क्स कम होते हैं, डेवलप्ड एनालिसिस के मार्क्स क्या होते हैं, ज़्यादा। तो अगेन यहाँ पे एप्लीकेशन एनालिसिस के साथ क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर यूनिलीवर का केस होगा तो उसकी जो लिंक होगा एनालिसिस के साथ डिफरेंट होगा। XYZ बिजनेस है, उसकी सिचुएशन ABC बिजनेस से डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप अपनी नॉलेज को, सारे एडवांटेजेस जो आपकी नॉलेज में वो XYZ में अप्लाई नहीं होंगे, सारे डिसएडवांटेजेस जो आपकी नॉलेज के अंदर है वो XYZ के अंदर फिट नहीं होंगे। तो एप्लीकेशन के बाद ये एनालिसिस होगी, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर अगेन वही बात मैं कर रहा हूँ, केस एग्जामिनर ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है, तो उस केस के अंदर जो सिचुएशन होगी वो आपकी नॉलेज के साथ अलाइन हो रही होगी, लेकिन पूरी की पूरी कंप्लीटली फिट नहीं हो रही होगी। तो एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे एनालिसिस होंगे, और एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन डिपेंड करती है विद द गिवन केस स्टडी। यहाँ पे हमारे पास एनालिसिस का फेज कंप्लीट होगा, आप इम्पैक्ट, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आप प्रोज एंड कॉन्स को, इम्पैक्ट को, सब चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर मूविंग ऑन टू द फोर्थ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, दैट इज नोन एज AO4। AO4 के अंदर आप चले जाएंगे बेटा इवैल्यूएशन की तरफ, दैट मींस द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द आंसर। अब बेटा इवैल्यूएशन का कंक्लूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस के ऊपर। इवैल्यूएशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप फाइनली यहाँ पे एक समरी प्रोवाइड करते हैं अपने आंसर की, और ये क्लोजिंग पैसेज होता है ऑफ द आंसर। फिर यहाँ पर आप अपने आंसर को क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज इवैल्यूएशन इन कंक्लूजन? यहाँ पे एनालिसिस होगा कि बिजनेस को क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बिजनेस क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, बिजनेस को क्या डिसीजन करनी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्चुअली बन जाता है डिसीजन मेकर, और डिसीजन मेकर के बाद यहाँ पे शायद आपको स्टेटमेंट्स के साथ, सिचुएशंस के साथ एग्री या फिर डिसएग्री करना होगा। इन केस ऑफ एग्रीमेंट आंसर खत्म हो गया, लेकिन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट आपको फर्दर यहाँ पे रिकमेंडेशंस, सूटेबल सजेशंस प्रोवाइड करने टू द एग्जामिनर। मैं कहूँगा मुफ्त के मशवरे दें, मुफ्त के मशवरे के कि अगर बिजनेस फॉर एग्जांपल बैंक लोन देता है, या उसके जो फाइनेंस डायरेक्टर है केस के अंदर कह रहा है कि कंसीडरिंग टू एक्वायर अ बैंक लोन फॉर XYZ एक्सपेंशन,
आपके एनालिसिस के मुताबिक उसके एग्जिस्टिंग डेट, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अलाउ नहीं कर रही कि वो आप बैंक लोन एक्वायर करें, क्योंकि देयर इज चांसेस ऑफ बैंक्रप्सी, गियरिंग रेशियो बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स रिलक्टेंट फील करेंगे और यहाँ पे बैंक लोन जो है वो एक सूटेबल सोर्स नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपने एनालिसिस के अंदर रेकमेंड कर रहे हैं कि बैंक लोन इज नॉट अ सूटेबल ऑप्शन फॉर एक्स वाई जी। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, डिसएग्री। तो अगर आपने डिसएग्री कर दिया तो आंसर सीम्स इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पे आपने उसे फर्दर कोई और ऑप्शंस या और रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस प्रोवाइड नहीं करी कि अगर ये बैंक लोन नहीं ले उसे एक्सपेंशन तो करनी है या उसे फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस तो करके उसे रिजॉल्व तो करना है। तो अगर बैंक लोन नहीं ले तो व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कि वो और करे, वो चूज करे जिससे उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट करे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि इवैल्यूएशन और एनालिसिस के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं हमारे A लेवल के अंदर, वरना यहाँ पे एप्लीकेशन और नॉलेज को एग्जामिनर O लेवल्स के अंदर भी असेस करेंगे। तो लेकिन एक चीज है कि आप कहीं एनालिसिस और इवैल्यूएशन पे फोकस करने में एप्लीकेशन को ना लीजिए। एप्लीकेशन केस स्टडी से लिंक है और हर केस जो है वो डिफरेंट सिचुएशन को फेस कर रहा होता है। वन बिजनेस सिचुएशन वैरीज फ्रॉम अनदर बिजनेस सिचुएशन। तो एक बिजनेस के जो एनालिसिस होंगे वो एक केस के ऊपर अलग अप्लाई होंगे, दूसरे केस के ऊपर अलग अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको आपको अचीव करना होता है व्हेन राइटिंग एन आंसर, और इनकी वेटेज मार्क्स के साथ बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर एनालिसिस और इवैल्यूएशन के ज़्यादा मार्क्स होंगे, और उसके बाद 20 मार्क्स के तो उसके अंदर और ज़्यादा। मेनली एग्जामिनर जो है वो एनालिसिस इवैल्यूएशन के ऊपर ही फोकस होता है, लेकिन अगेन these analysis and these evaluations are dependent on the application और आप अपनी नॉलेज को थ्रू आउट द आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और चीज़ ये है कि एप्लीकेशन जो है केस के साथ आपको लिंक करनी होगी। चाहे आप कोई भी पॉइंट लिख लो, चाहे कुछ भी इवैल्यूएट कर लो, चाहे कुछ भी एनालाइज कर लो, कोई भी एडवांटेज इम्पैक्ट कॉस्ट बता दो, तो उसके अंदर जो गिवन केस होगा उससे आप अपनी सिचुएशन में कंसीडर करते हुए बेटा अटैक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी एनालिसिस इवैल्यूएशन को बार-बार रिपीट करते हुए बस वन गो के अंदर जाएं। यू मस्ट राइट द केस नेम और उसकी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए अटैक। So these are the assessment objectives जो कि हर बच्चे को फॉलो करने हैं when writing an answer in the CI exam और उससे पहले भी मॉक्स के अंदर, क्योंकि ये बेसिस है आपके पूरे कंटेंट की जो आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है। तो उसके अंदर आप एनालिसिस भी टॉपिक से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, कॉजेस, इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर्स, व्हाट आर द प्रोज कॉन्स, सब कुछ। तो ये कंप्लीट हमारे पास है जो कि असेस करते हैं। सो देयर आर 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स: अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। All set, thank you.